प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पूर्व में भी हम छायावादी कविता के बारे में कई विषयों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज हम छायावादी कविता में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो स्वर था उसके बारे में इस व्याख्यान में हम विचार करेंगे। हमने देखा आधुनिक काल के अंतर्गत ये जो छायावादी विचारधारा है, छायावादी कवि हुए हैं, उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन साहित्य के क्षेत्र में किए। काव्य और कविता दोनों में नवीन आयाम स्थापित किए और नए नए तरीकों से कविता को आगे बढ़ाया। परंतु ये कवि अपने देश और अपने समाज से हटकर नहीं थे। पूर्व की कविताओं से इनका जो भाव प्रदर्शित करने का तरीका था वो भिन्न था। तभी तो इनकी कविताओं में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्वर बड़े प्रखर स्वरूप में देखने को मिलते हैं। छायावादी कविता की जो देन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सहयोग प्रदान किया। छायावादी कविता द्वारा कवियों ने देश के प्राचीन वीरत्व और आत्मगौरव को जागृत किया और उनका शमशान साधन करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। इन्होंने भारत की गौरव गरिमा गाने में प्रकृति का भी सहारा लिया। इसलिए अंबर चुंबित भाल हिमाचल अथवा अरुण ये मधुमय देश हमारा की जो कविताएं हैं, इनका चित्रण भी इन्होंने किया है। इस स्वदेश प्रेम की भावना में द्विवेदी युग की उपदेशात्मकता का अभाव है तथा देश की प्राचीन संस्कृति के प्रति गौरव की भावना का पोषण है। छायावादी काव्य का सबको सुखी बनाओ नारा जो था वो युगानुकूल है। इन्होंने कविता के क्षेत्र में साधना को महत्व दिया। छायावादी काव्य अधिकांशतः साधना का काव्य है। यह वक्रोक्ति का युग है। विज्ञान के सहारे आविष्कारों से बढ़कर इस युग में यह बात सिद्ध हुई कि वाणी द्वारा संसार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आज की राजनीति का यह निष्कर्ष है कि प्लेटफॉर्म वाणी से प्राप्त होता है। आज प्रेस और प्लेटफॉर्म ही राजनीति के स्तंभ हैं। वाणी की सेवा का आज के युग में बहुत प्रचार हुआ। उपदेशात्मक और प्रोपेगेंडा के इस युग में छायावादी साधना की काव्य ने मौन प्रेरणा, प्रेम और सद्भाव का महान संदेश दिया। प्रसाद की कामायनी में हम मौन प्रेरणा के प्रभाव की महत्ता को स्पष्ट देख सकते हैं। मनु ऋषित्व को लेकर अवतरित हुए हैं, तपस्या में रत हैं। उन पर श्रद्धा की मौन प्रेरणा का प्रभाव दिखाकर कवि ने यह सिद्ध कर दिया कि गृहस्थ जीवन और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में मौन से बहुत लाभ होता है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के जीवन से अपनी कामायनी महाकाव्य में यह सिद्ध कर दिया कि कोई चाहे तो मौन वाणी द्वारा भी अधिक सेवा कर सकता है। इस युग के महापुरुष योगीराज अरविंद ने भी मानव समाज की अपनी मौन वाणी से सेवा की है। दूसरे युग पुरुष महात्मा गांधी ने तो अहिंसात्मक मौन प्रेरणा से भारत को स्वाधीनता प्राप्त करवा दी। छायावादी कविता मौन प्रेरणा की साधनात्मक कविता है। इसमें उपदेशात्मकता और प्रोपेगेंडा का अभाव है। इतना शुद्ध और काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना आधुनिक कविता में छायावाद के अतिरिक्त दुर्लभ है। पंत की एक तारा कविता की ये पंक्तियाँ, जिसमें वे कहते हैं, बहरे अनंत का मुक्त मौन अपने असंग सुख में विलीन स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन। इस तरीके से छायावादी कवियों ने देश प्रेम और साहित्य साधना तथा जीवन में सुख प्राप्ति का जो साधन है वो मौन प्रवृत्ति को बताया है। और उन्होंने कहा है कि मौन के माध्यम से हर किसी की अनंत सेवा, चाहे वो देश हो, चाहे समाज हो या मानव हो,
मौन के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। अब हम आगे छायावादी काव्य का कला पक्ष में जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कला पक्ष में छायावादी कविता के अंतर्गत अनेक परिवर्तन हुए थे। पूर्व में जो कविता विधान चल रहा था उससे अलग वक्रता इन्होंने कविता के अंतर्गत डाली, और काव्य में वक्रता उसकी विशिष्टता होती है। तो इसलिए इस तरीके से छायावादी काव्य की कविताएं वक्रता को लेकर के विशिष्ट थीं, जिसके अंतर्गत कवि कम शब्दों में वक्रता के माध्यम से अधिकता की बात कह सकता है। छायावादी काव्य का कला पक्ष के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं उसकी बात करते हुए हम ये कह सकते हैं कि छायावादी कविता के अंतर्गत कला पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण था। श्री रामचंद्र शुक्ल भी इनकी कला पक्ष से बहुत प्रभावित हुए। सबसे पहली जो विशेषता थी वो थी लाक्षणिक वक्रता। संस्कृत साहित्य शास्त्र में जिस ध्वनि की बड़ी चर्चा रहती है और आधुनिक कविता में यंत्र युग और गद्य के प्रभाव से जिस ध्वनिवाद का स्वरूप लुप्त प्राय हो गया था, छायावादी कविता में उसे नया जन्म मिला। छायावादी कविता की कला पक्ष की पहली बड़ी विशेषता लाक्षणिक वक्रता है। जैसे अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, जलदी लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। यानी काव्य में ये ध्वनि, काव्यता की ये ध्वनि छायावादी कविता की कला पक्ष की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है उपचार वक्रता। छायावादी काव्य में उपचार वक्रता भी महत्वपूर्ण है। अलंकारिकों ने उपचार वक्रता को रूपक आदि में माना है, पर इनका वास्तविक लक्ष्य समान गुण धर्म वाली वस्तु को प्रत्यक्ष कराना नहीं है, वरन दो वस्तुओं के प्रभाव में साम्य दिखाना है। जैसे रहस्य की सूक्ष्मता और मनु के जीवन में कितनी समानता है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, कामायनी में अपने जीवन की तुलना मनु ने इस रूप में की है। तीसरी विशेषता है प्रतीक सौंदर्य। छायावादी कविता में प्रतीकों का प्राचुर्य है। प्राय छायावादी कवियों ने प्राचीन प्रतीक ऋग्वेद, कालिदास आदि के साहित्य में प्राप्त जो प्रतीक हैं उनका पुनर्जागरण किया है और साथ ही नवीन प्रतीकों को भी गढ़ा है। यह प्रतीक विधान अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए है। जैसे हास के लिए खिला हुआ पुष्प, ज्ञान के लिए प्रकाश, अज्ञान के लिए अंधकार, साधन के लिए दीपक। इन्होंने प्राचीन प्रतीकों का आज के जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित कर दिया। महादेवी जी की कविता में प्रतीकों का प्रयोग आध्यात्मिक जीवन की अनुभूतियों को स्पष्टता के साथ व्यक्त करता है। छायावादी कविता में ध्वन्यात्मकता भरी पड़ी है। सुना मधुने वह मधु गुंजार, इस तरह के उपमान स्थान स्थान पर छायावाद की कविताओं में देखने को मिलते हैं। अगली विशेषता है अलंकरण का सौंदर्य। पाश्चात्य और भारतीय अलंकरण पद्धति का समन्वय भी छायावादी कविता के कला पक्ष की प्रमुख विशेषता है। मानवीकरण, विशेषण, पाश्चात्य अलंकारों का छायावादी कवियों ने बहुत अधिक मात्रा में सुंदरता से प्रयोग किया है। प्रकृति के सूक्ष्म उपकरणों के संबंध में मूर्त अमूर्त कल्पनाएं करके छायावादी कवियों ने उनके साथ अपनी आत्मीयता प्रदर्शित की है। मन के अनेक भावों का मूर्तिकरण भी बहुत सुंदर किया है। नवीन उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का भी आविष्कार किया है। जैसे छायावादी कवियों ने आधुनिक कविता की इतिवृत्तात्मकता को दूर करने के लिए नवीन उपमा और उत्प्रेक्षाओं का आविष्कार किया। छायावादी कवियों ने उपमा और उत्प्रेक्षाओं के प्रयोग में अपना कौशल दिखाया और जैसे नील परिधान बीच सुकुमार,
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इस तरह से नई नवीन उपमाएं छायावादी काल में प्रदर्शित की गई। छायावादी कविता में कोमलकांत संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ और इसीलिए छायावादी कविता बड़ी सरस हो गई थी। शैली में भी सरसता देखने को मिलती थी। छायावाद में अगली जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा हम अगले काव्य में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।